चलिए भाई, कंक्रीट के लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब दो क्लासेस ले चुका हूँ इसकी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कंक्रीट क्या है और उस किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्लास में हमें इंग्रेडिएंट्स शुरू किए थे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब वो कंक्रीट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या उसके जो मसाले हैं जिनसे मिलकर कंक्रीट बनी गई है। उसमें से पहला जो ज़रूरी मटेरियल था वो था बाइंडिंग मटेरियल, जिसका मतलब है सीमेंट, मड या लाइम। इनके बारे में, सीमेंट के बारे में डिटेल स्टडी हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब दूसरा जरूरी मटेरियल है एग्रीगेट। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीमेंट आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट ईयर में, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन एग्रीगेट कंक्रीट के लिए इंडिविजुअल है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए, जो लोग केवल ये नोट्स देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये नोट्स तभी काम करने वाली है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जब आप लेक्चर को सुने। ये नोट्स देखिए मेरी बनाई हुई नहीं है, ये सिंपल एक ऐसी नोट्स है, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई नोट्स है। और जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट्स में मिले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो क्लास लेक्चर के हिसाब से है। और ये केवल वो पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे एग्जाम में अपने। और छोटी छोटी आदतों से ही आपका मार्क्स कब बढ़ जाता है कब घट जाता है आपको पता नहीं चलेगा। कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सारी बातों को, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। अगर उनको आप एग्जाम में इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्रीगेट क्या होते हैं तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जब शुरुआत में बताए थे तो देखिए, सीमेंट होता है, एग्रीगेट होते हैं और पानी होता है। यही तीन चीज़ें होती हैं कंक्रीट के अंदर। एग्रीगेट में दो होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। अब फाइन में जनरली सैंड और कोर्स में जनरली बेलास्ट। ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीगेट अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। मतलब इनर्ट का मतलब होता है कि अगर कंक्रीट में आप पानी डालते हैं तो सीमेंट और पानी आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। लेकिन एग्रीगेट कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, वो चुपचाप केवल कंक्रीट में पड़ा रहता है, अक्रिय, क्रियाशील नहीं है बिल्कुल भी वो। तो इस हिसाब से समझिएगा, इनको इनर्ट फिलर भी कहते हैं। फिलर मतलब होता है ये कंक्रीट के आयतन को बढ़ाते हैं, मजबूती देते हैं, लेकिन कोई रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एग्रीगेट का यही काम है, केवल कंक्रीट ज़्यादा मात्रा में बने, मजबूत बने, श्रिंकेज रुके। बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं कुछ चीज़ों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ज़्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी, फिर डिप्लोमा में लिखना वो ज़्यादा उतना ठीक नहीं रह जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो मिलावा एक अक्रियशील पदार्थ है जिसे कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट पेट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये कंक्रीट के कुल आयतन का 70 से 75 भाग माने जाते हैं, मतलब 70 से 76% होता है। एक्चुअली ये 75 लिखा है, ये भी सही है। 70 से 75% तक एग्रीगेट होता है, 7 से 16% तक सीमेंट होता है, और बाकी में अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी है या बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मतलब एक पूरी कंक्रीट बनी तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एग्रीगेट, एग्रीगेट का अर्थ यहाँ बालू और गिट्टी दोनों से है। इस चीज़ का ध्यान रहे आपको कि बालू और गिट्टी दोनों मिला करके आपके एग्रीगेट बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चलिए आपने ये लिखा, अब इनका काम क्या क्या है उसको वन बाय वन लिखा गया है, वैसे मैंने आपको बता दिया। ये स्पेस फिलर का काम करते हैं और कंक्रीट को दृढ़ ढांचा देते हैं, सही है। ये जगह को भर करके कंक्रीट को एक मतलब मजबूत और बड़ा आकार देते हैं। ये सीमेंट से सस्ते होते हैं तथा कंक्रीट को टिकाऊ और स्थायित्व देते हैं, ठीक है। अगर कंक्रीट ज़्यादा बनानी है तो केवल सीमेंट का बनाएंगे तो कई सारी प्रॉब्लम, पहले तो बहुत महंगा हो जाएगा, दूसरा चीज़ श्रिंकेज बड़ी हाई होती है। मतलब सीमेंट अगर केवल अकेले रहना तो काफ़ी ज़्यादा क्रैक करेगा, फटेगा मतलब लगाने पर। लेकिन ये अक्रिय होते हैं और टिकाऊ बनाते हैं उसको, ठीक है ना। ये कंक्रीट को नमनीयता यानी प्लास्टिसिटी प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है तो देखिए, वो तो सीमेंट से भी आ जाएगी, लेकिन वही श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम को ये रोक करके, प्लास्टिसिटी मतलब होता है किसी भी आकार में ढाल देने के लिए उसके अंदर गुण लाते हैं, ठीक है। ये पृथक्करण को रोकते हैं और कंक्रीट का आयतन बढ़ाते हैं। पृथक्करण को रोकते नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं हाँ कि कंक्रीट का आयतन बढ़ाते हैं। पृथक्करण रोकने का दूसरा पर्सपेक्टिव है। डिप्लोमा की किताबों में कुछ भी लिख देता है उल्टा सीधा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किताब से ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हाँ, हिंदी माध्यम की किताबों में काफ़ी सारी कन्वर्जन में प्रॉब्लम आई है, जिससे जो कहना चाहता है राइटर वो ना लिख करके कुछ और ही लिख दिया गया है, ठीक है। और ये कंक्रीट को सुकार्य बनाते हैं, मतलब ये कंक्रीट को मतलब वर्केबल बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे कंक्रीट को बिछाने कूटने में आसानी होती है। एग्रीगेट के अंदर ये सब काम होता है। अब देखिए, एग्रीगेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है
ये चीज़ का ध्यान रहे कि ये नोट्स अगर आपको लेनी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है और वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके आप ये नोट्स खरीद भी सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि इंग्लिश में जो लोग कह रहे हैं तो चिंता मत करें, इंग्लिश का भी नोट्स है कॉन्क्रीट का, मैं पढ़ा हिंदी वाले से रहा हूँ। अगर सैम्पल देखना है कि ये नोट्स कैसे हैं, इंग्लिश वाला नोट्स कैसा है, तो जाएँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल में जाके पहले सैंपल देख लीजिए। जब सैंपल आपको ठीक लगे तब व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहाँ से आपको रिप्लाई जाएगा कि क्या करना है उसके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे, अब एग्रीगेट को देखिए वन बाय वन। एग्रीगेट देखिए, कोई भी चीज़ क्लासीफाई किया जाता है तो कई आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। मतलब जैसे हमने पूछा आपसे कि कोई चीज़ कितने प्रकार की, तो आप उसका आधार पूछेंगे ना। जैसे हमने पूछा व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या सवाल हुआ भाई, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अरे कोई लंबा छोटा होता है, कोई गोरा काला होता है। हम कहेंगे नहीं नहीं, हाइट के आधार पर बताइए, तब ना आप कहेंगे कि कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं। तो आप जब हाइट का आधार बताए तब तो हम सही से बता पाए, इसलिए कई आधार पर एग्रीगेट को बांटा गया। एग्रीगेट को भी कई आधार पर बांटा गया, और आधार क्या क्या हैं देखिए, उनको क्या क्या आधार हैं यहाँ पे। तो पहला आधार है उसके साइज के आधार पे, दूसरा शेप, तीसरा सरफेस टेक्सचर, और चौथा सरफेस मॉइस्चर। इन चारों के आधार पर बांटा गया एग्रीगेट को, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पूरा सुनेंगे समझेंगे तो बहुत सारा खेल इसी में है, इसी टेबल में। तो साइज में देखा, कहा गया कि राउंडेड हो सकते हैं। राउंडेड मतलब काफ़ी ऐसे गोल गोल से मिलावे हैं, ऐसे गोल गोल, इनको राउंडेड कहेंगे, ठीक ना, इनको ऐसे राउंडेड कहेंगे कि ये राउंडेड एग्रीगेट है। दूसरा इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब सेमी राउंडेड इनको कह सकते हैं, मतलब ये सही से शेप ऐसे नहीं है, ऐसे कोई है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कुछ भी है एग्रीगेट में ऐसे है। तो ये सेमी राउंडेड या इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, जिनका शेप बहुत डिफाइन नहीं होता है, इरेगुलर। चौथा, तीसरा है आपका एंगुलर। एंगुलर मतलब होता है ये कैसे भी रहेंगे लेकिन ये कोने कोने ऐसे ऐसे रहेंगे, मतलब इनमें जो होगा ना वो एंगल्स ऐसे बने रहेंगे, मतलब ये काफ़ी एंगुलर ऐसे इस टाइप से रहेंगे, मतलब शार्प रहेंगे इनके किनारे, इसका। और चौथा होता है फ्लैकी। फ्लैकी ये साइज के आधार पे हैं सब। इसको समझ में आ रही बात ना, साइज नहीं, एक्चुअली उल्टा ये लिखा हुआ है, ये हद है यार। ये उल्टा करिएगा ज़रा, तो ये शेप यहाँ रहेगा इधर, और ये साइज यहाँ रहेगी, ये चीज़ का ध्यान रहे। इस चीज़ का ऐसा रहे, ये शेप के आधार पे है पहला वाला, और ये जो आपकी है वो साइज के आधार पे, इस चीज़ का ध्यान रहे। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इसको सही करना पड़ेगा आपको। शेप मतलब वो होता है यहाँ पर शेप मतलब होता है कैसा दिख रहा है ऊपर से। साइज मतलब ये होता है कि बड़ा है या छोटा है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा में फाइन होता है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए इस चीज़ को पहले यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में, ये ऐसे रहेगा और ये यहाँ रहेगा। तो शेप के आधार पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये राउंडेड है, ये इरेगुलर है, ये एंगुलर है, और ये फ्लैकी है। ये सब शेप के आधार पे हैं। शेप का मतलब होता है शेप मतलब कैसा उसका आकार, आकार नहीं कहेंगे हिंदी में, आकृति कहेंगे। आकृति कैसी है उसकी, आकृति मतलब उसकी बनावट कैसी है। और शेप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शेप का मतलब हुआ यहाँ पे, एक सेकंड, शेप का मतलब हुआ यहाँ पे, इस शेप का मतलब आकृति। आकृति मतलब होता है बनावट, कोई चीज़ कैसी है, ठीक है ना। और आकार मतलब होता है साइज। साइज मतलब बड़ा या छोटा, इस टाइप से होगा तो उसको आकार कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, शेप के आधार पर मैं पहला बता दूं, राउंडेड बता दिया मैंने, इरेगुलर एंगुलर भी बता दिया। और फ्लैकी मतलब होता है ना काफ़ी पतले और चपटे ऐसे रहें, ऐसे चपटे चपटे रहें, ऐसे, इनको फ्लैकी कहेंगे। फ्लैकी का दूसरा भाई होता है इलोंगेटेड, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। ऐसे ऐसे रहेंगे तो इनको कहेंगे कि ये फ्लैकी हैं, चपटे हैं, ठीक है ना। पत्रिल इनको हिंदी में बोलते हैं, पत्रिल मिलावे। और लंबोतरे भी इसी में आएंगे, एक आएगा इसी में टर्म इलोंगेटेड, मतलब इसी में चौथा टर्म आपका आ जाएगा, पांचवा टर्म। उसको कहें फ्लैकी का ही भाई है, इसलिए एक ही में दोनों को लिखा जाता है, उसको लिखते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है पत्रिल कुछ होते हैं और कुछ लंबोतरे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबे होते हैं। अब अगर हम इसी तरीके से बात करें कि इनके साइज के आधार पे ये कैसे होंगे, तो फाइन मतलब महीन साइज के हो सकते हैं, कोर्स मतलब मोटे साइज के हो सकते हैं, और ऑल इन वन का मतलब होता है, ऑल इन एग्रीगेट का मतलब होता है उसमें दोनों महीन और मोटे दोनों मिला करके रहेंगे। मतलब मोटे मतलब बड़े साइज के होते हैं, महीन मतलब फाइन मतलब महीन होते हैं, इसी तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे
यहाँ पर भी आपको इंटरचेंज करने की ज़रूरत है। इंटरचेंज में यहाँ भी देखिए ध्यान से, ऐसे क्या इंटरचेंज है, यहाँ पर भी ये उल्टा लिखा गया है इंटरचेंज को। शायद यार लिखने में यहाँ पे गलती हो गई है दोनों जगहों पे। अब यहाँ पे सरफेस टेक्सचर में भी क्या होता है, कुछ मिलावे जो होते हैं वो रफ होते हैं, कुछ होते हैं स्मूथ होते हैं, कुछ ग्लासी होते हैं, पोरस होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। इनमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। सरफेस टेक्सचर में, सरफेस टेक्सचर का मतलब हुआ कि इनकी सतह कैसी है। सतह मतलब रफ है क्या, सरफेस टेक्सचर इनकी जो है वो रफ है क्या। रफ का मतलब होता है कि उनका मतलब चिकनाहट जो है उनके अंदर वो गड़बड़ है, मतलब रफ रहता है ना, तो मिलाने विलाने में एकदम सही रहता है। अगर काफ़ी चिकना रहे ऊपर से कंक्रीट का, चिकना का मतलब होता है इस ऊपरी सतह उसकी एकदम ग्लासी है, तो वो बेकार रहता है, वो सीमेंट से बॉन्ड अच्छा नहीं बनाएगा। तो फिर वैसा मिलावा जो है तो बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो जैसे जैसे देखिए रफ वाला सबसे सही है, स्मूथ वाला उससे बेकार है। ये ग्लासी है, GLASSY, ये ग्लासी है। ग्लासी जो होता है वो सबसे बेकार है। पोरस का मतलब उसमें रंध्र होते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं थोड़े से, पोरस वाले जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब होता है रमेदार होते हैं। तो इतना मान के चलिए कि सबसे सही ये रफ वाला रहता है, और नीचे जाएंगे तो ये ग्लास वाला सबसे खराब रहता है। पोरस खराब का मतलब बॉन्ड के मामले में खराब है, लेकिन कम मजबूत काफ़ी है, लेकिन बॉन्ड अच्छी नहीं बनेगी, चिपकेगा नहीं सीमेंट के साथ, तो वो सही नहीं रहता है। और ये पोरस वाला जो होता है वो थोड़ा सा सही है, लेकिन वीक है वो अंदर से ही पूरा। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो आ जाता है आपका क्रिस्टलाइन और ग्रेनुलर, ये इनका पर्सपेक्टिव दूसरा है। इनका पर्सपेक्टिव दूसरे का मतलब होता है कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसा उसके आधार पर बांटे गए हैं। इन पर ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सरफेस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम लोग सरफेस मॉइस्चर के आधार पर बांटते हैं कि सतही नमी उनमें कैसी है, तो उस आधार पर मिलावे कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बोन ड्राइड का मतलब होता है ऐसा मिलावा जो अंदर से बिल्कुल सूखा हो, एक बूंद भी पानी पूरे मिलावे में बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसे को बोन ड्राइड एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, इसको चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। पता नहीं ये क्यों ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे इसको चेंज कर लीजिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं, किताबों में ही मैंने देखा है गलत दिखा है। हो सकता है किताबों में, हो सकता है ऐसे हो, लेकिन मैंने अभी जो लिखा है उसको ध्यान रखिएगा। इनको आपस में इंटरचेंज करना है। और जो लोग भी नोट्स लेंगे भी, तो उनको अपने अनुसार नोट्स को आप सेट भी कर लीजिए, इस टाइप से बना करके। जो भी चीज़ें गलतियाँ हैं, देखिए पढ़ने से ही चीज़ें पता चलेंगी कि क्या गलत है और क्या सही है। हो सकता है कई बार मैंने देखा है कि मैं चीज़ें समझाता हूँ और बच्चा कहता है सर मैंने किताब से लिखा है, और किताब में ही गलत रहता है, मैंने देखा है। तो ये खैर इतनी बड़ी गलती किताब नहीं करेगा। फिर भी आप अगर देख रहे हैं इसको, तो आप नोट्स जिन्होंने लिया है वो सही कर लें उसको, और जिन्होंने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं भाई, वो देख लें वीडियो को, उनका उसी से क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब आगे देखिएगा ज़रा आगे। तो बोन राइट का मतलब होता है ये सबके बारे में पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा पूछता है कि एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन करिए या जो भी चीज़ें करिए, ये सारा पूछता है। तो आपका सबसे पहले बोन राइट हो जाएगा। बोन राइट मतलब हड्डी शुष्क मिलावा कहते हैं इसको। ये अंदर तक पूरा सूखा हुआ रहता है, इसको हड्डी शुष्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉइस्ट एग्रीगेट होता है। मॉइस्ट का मतलब होता है कि जो अंदर से हल्की हल्की उसमें नमी हो, मतलब पूरा रंध्र तो नहीं, जैसे पूरा बड़ा सा ऐसे मिलावा है, मतलब मिलावे का मतलब कि कई सारी गिट्टियाँ उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी हैं, ऐसे छोटी छोटी गिट्टियाँ उसके अंदर ऐसे पूरी पाई जा रही हैं। तो अगर बीच बीच में उसमें क्या है, पानी भी भरा है, ऐसे बीच बीच में उसमें पानी भी भरा है, तो इसको कहेंगे मॉइस्ट। जब एकदम ड्राई रहता है तो बोन ड्राई होता है, नहीं तो मॉइस्ट होगा। सैचुरेटेड मतलब होता है, ये सैचुरेटेड का मतलब होता है ये वाला। सैचुरेटेड मतलब कि ये पूरे जितना एग्रीगेट है और बीच में जितनी जगह है उस पूरे में पानी भरा हुआ है। ठीक है ना। और सैचुरेटेड में दो टाइप के आते हैं। सैचुरेटेड के साथ एक हो सकता है कि सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राइड, ये एक है पूरा। इस हिसाब को ऐसे समझिएगा आप, इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ये पूरा टर्म एक ही में है, ये पूरा नाम एक ही है। सरफेस बट सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राइड, ये पूरा टर्म एक ही में है। और ये वेट टर्म, ये ऐसे चार ही हैं ये। पहले है बोन ड्राइड, दूसरा लिखा है मॉइस्ट, तीसरा है सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राइड, और चौथा है वेट।
मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये चारों जो हैं अपने आप में बिल्कुल मतलब एक ऊपर से एकदम सूखा है, थोड़ा सा गीला हुआ, एक है जो कम्प्लीटली पानी से भरा है लेकिन उसकी सतह शुष्क है, और चौथा जो है एकदम गीला है, मतलब अंदर भी पूरा पानी भरा है और ऊपर भी पानी उसके सतह पे लगा हुआ है। तो इसको कहेंगे सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राइड। समझ में आ गई बात, ये चार हुए। और ये चारों के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि एक कोई रफ है, एक स्मूथ है, एक ग्लासी है, एक पोरस है, और इतने तक जाएंगे। अब नीचे वाला आपको बहुत इन दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब ये इसके सतह की बात नहीं करते हैं इसलिए। और दूसरा चीज़ जो करना है वो इन दोनों को इंटरचेंज करना है। ये दोनों ही गड़बड़ इसमें बने हुए हैं, बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, ये आपस में गड़बड़ बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं जो ये जो जितनी चीज़ें मैंने लिखी है ना, उनको अलग से समझ लेना है कैसे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये इनके बारे में अलग से देखिए, राउंडेड क्या होते हैं वो सही है, इरेगुलर क्या होते हैं वो सही है, एंगुलर क्या होते हैं भी सही। फ्लैकी में ना दो पार्ट होते हैं, फ्लैकी में दो होते हैं, एक को तो सिंपली बोल देते हैं फ्लैकी, एक को तो सिंपली फ्लैकी बोल देते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं इलोंगेटेड, मैंने बताया है इलोंगेटेड। अब ये फ्लैकी और इलोंगेटेड क्या होते हैं इसके बारे में समझिए आप ज़रा, ठीक है ना। पहले तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि पूरा उन्हीं जितना ऊपर लिखा गया ना उसको नीचे बताया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स के आधार पर कैसे बांटे गए हैं। इसमें देखिए सोर्स के आधार पर नहीं, साइड शेप, सरफेस टेक्सचर और सरफेस मॉइस्चर के आधार पर बांटा गया है। सोर्स मतलब होता है कि कहाँ से इन एग्रीगेट को निकाला गया उसके आधार पे। कुछ एग्रीगेट नेचुरली मिलते हैं और कुछ चट्टानों को तोड़ करके बनाए जाते हैं। नेचुरली का मतलब होता है नदी की तली में बालू मिल जाती है, छोटे छोटे गिट्टियाँ या ग्रेवल मिल जाते हैं, वो भी हो सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनको कहाँ से मतलब कहीं से पत्थर बड़े बड़े ले करके और इनको तोड़ के उससे बनाया गया, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से। सोर्स के आधार पर जब बांटेंगे इनको, तो पहला बंटवारा हुआ नेचुरल सोर्स। और नेचुरल सोर्स में देखिए बोल्डर होते हैं, ग्रेवल होती है, सिंगल होती है, ये सारे नेचुरल्स, इस आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। नेचुरल मतलब जो डायरेक्टली पाए जाते हैं, इनको काटना छाटना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी कौन कौन से बोल्डर ग्रेवल क्या होती है इनके बारे में लिखा है कि ये बोल्डर है, ग्रेवल है, इनके बारे में बताया गया है, सिंगल है, और उसके बाद गिट्टी यानी स्टोन बेलास्ट है, और उसके बाद स्टोन ग्रिट है। ग्रिट का मतलब होता है गिट्टी का छोटा टुकड़ा, ठीक है ना, ग्रिट बोलते हैं उसको। और उसके बाद आगे हम लोग बोल देते हैं, और इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है कि बालू है, आपकी यहाँ पे बालू है। ये सब नेचुरल सोर्स हैं पूरे के पूरे। अब आर्टिफिशियल सोर्स कौन से होते हैं, तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, इनमें ईंटों के टुकड़े या ब्लास्ट फर्नास का स्लैग आते हैं, स्लैग से तैयार कंक्रीट कंक्रीट होती हो, परंतु पब्लिक सीमेंट कंक्रीट में इनका प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो होते हैं आपके, वो एग्रीगेट होते हैं जिनमें जिनको मैनमेड तरीके से चट्टानों को तोड़ करके बनाया जाता है, ईंट के टुकड़ों को और चट्टानों को तोड़ करके बनाया जाता है, बात समझ आ रही, उनको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल एग्रीगेट। अब इनको साइज के आधार पर देखिए, साइज के आधार पर लिखा देखिए इसमें सही है, टेबल में गलत छप गया था लेकिन इसमें देखिए सही लिखा है अकॉर्डिंग टू साइज। साइज मतलब आकार के आधार पर महीन मिला हुआ है कैसा होता है, इसकी साइज देखिए लिखी गई। एक चीज़ ध्यान से हमेशा रखिएगा, एक बहुत जनरल बात मैं आपको बता दूं, ये सब छोड़ दीजिए कि कैसा है। अब याद करने का तरीका क्या, देखिए सबसे जो बड़ा साइज का एग्रीगेट माना जाता है, अब देखिए वैसे अगर साइज की हम बात करें तो ऊपर से हम चले आते हैं, देखिए 300 mm, 300 mm मतलब समझते हैं 30 सेंटीमीटर या उससे बड़ा कोई मतलब पार्टिकल है, तो उसको हम लोग बोल्डर की कैटेगरी में रखते हैं। बोल्डर का मतलब होता है काफ़ी बड़ा वाला, काफ़ी बड़ी कैटेगरी में बोल्डर के रूप में उसको रखते हैं, ठीक है ना। 80 mm से लेकर के 300 mm से बड़े की बात की है, 80 mm से 300 mm तक अगर रहे तो उसको हम लोग कॉबल बोलते हैं। कॉबल ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का कॉबल बोलते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए 80 से 300, इन दोनों का यूज कंक्रीट या किसी भी चीज़ में बिल्कुल नहीं करते हैं। इन दोनों का यूज या उससे बड़े का यूज मतलब 80 mm से ऊपर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। 80 mm के नीचे नीचे जो आता है, जैसे हमने बोला 4.75 mm, ध्यान रखिएगा 4.75, ये बहुत छोटा हो गया। 4.75 mm से लेके 80 mm तक, 80 mm तक जो एग्रीगेट होते हैं, उन एग्रीगेट को हम लोग ग्रेवल बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है ना।
ग्रेवल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये 4.75 mm तक है, तो किनका किनका यूज किए, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है। और बड़ी गिट्टी के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, ग्रेवल का यूज होता है सबसे बड़ा बड़ी गिट्टी के रूप में। और 4.75 नीचे उससे जब नीचे आएंगे, तो नीचे आते समय 4.75 से नीचे 150 माइक्रोन तक जो होती है वो होती है सैंड यानी बालू। सैंड यानी बालू। अब 4.75 से थोड़ी नीचे आएंगे तो मोटी बालू, और ज़्यादा नीचे आएंगे तो महीन बालू, बहुत नीचे आ जाएंगे 150 माइक्रोन से लेकर के 300 माइक्रोन तक तो महीन बालू, महीन बालू, मध्यम बालू और मोटी बालू, तीन तरह की बालू हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सब उसी चीज़ों को लिखा गया यहाँ पे कि फाइन एग्रीगेट क्या होती है। महीन मिलावा, इसका माप 4.75 mm से कम होता है। सैंड की न्यूनतम माप 0.07 mm होती है। 0.002 mm से 0 सीमा के बीच के मिलावे को सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट मिलावे के रूप में बिल्कुल भी नहीं यूज की जाती। इतना जान लीजिए कि जो सैंड होता है आपका, जो सैंड होती है आपकी, वो बहुत छोटी होती होती तो वो 75 माइक्रोन तक है, लेकिन 150 माइक्रोन से नीचे की बालू बेकार है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे सीमेंट की साइज ही 90 माइक्रोन होती है। तो अगर उससे महीन बालू लिया जाएगा तो वो सही नहीं रहेगी। सीमेंट फिलर का काम करता है बालू के रिक्तियों को, ठीक है। तो आपको जो महीन मिलावे का जो साइज लेना है वो कितना लेना है, 4.75 mm से ले करके कितना, 150 माइक्रोन तक, 70 माइक्रोन या 75 माइक्रोन तक आपको नहीं जाना है। इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। मोटा मिलावा क्या होगा, तो मैंने बताया था पहले ही कि मोटा मिलावा 80 mm से नीचे वाले को मोटा मिलावा कहते हैं। और वो क्या होगा, देखिए ये 4.75 mm से अधिक होता है। और कहाँ तक जाता है ये, 40, 20, 16 ये सब लिखा है ना, ये मैक्सिमम जाएगा कितना आपका 80 mm तक, ठीक है ना। इससे ऊपर वाले भी यूज किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ विशेष काम है, जनरल के नहीं। अब मिश्रित में क्या रहता है, ऑल इन में, इसमें महीन और मोटा दोनों मिलावे का प्रयोग करते हैं। यह कंक्रीट के लिए, ये गलत बात है, उचित नहीं है। क्या कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि उचित नहीं है। उचित बिल्कुल है। जब दोनों मिला कर के यूज किए जाते हैं तो उनको ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है ना। ये जब दोनों मिला कर के यूज किए जाते हैं तब इनको ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं। इस शब्द का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। अब अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें, शेप का मतलब होता है, देखिए अभी साइज के आधार पर बांटे हैं। अब ऊपर देखिए लिखने में उस ऊपर उल्टा लिखा था टेबल में, लेकिन यहाँ पर टेबल, यहाँ पे जो नीचे बोला गया है वो बिल्कुल सही है शेप के आधार पर। बहुत गलतियाँ मिल रही हैं इसमें लिखने में, देखना पड़ेगा मुझे इसको कि कैसे गलत सलत लिखा जा रहा है इसमें। आगे ध्यान देखिएगा जरा आज। अब शेप के आधार पर सही बांटा गया है कि ये राउंडेड है, राउंडेड मैंने बता दिया क्या होता है। उसके बाद इरेगुलर है, मतलब इसमें जो है, इसमें जैसे देखिए जितना ही गोल गोल रहता है उसमें रिक्तियों की संख्या, मतलब एकदम गोल गोल एक के ऊपर एक ऐसे लगे रहते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे बिल्कुल गोल गोल लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। और इनमें जो गैप्स होते हैं बीच बीच में, ये जो बीच बीच में आपके गैप्स आ रहे हैं, सपोज करिए कि हमने यहाँ पर लिया, ये गैप जो आ रहा है बीच बीच में, ये जो गैप बन रहा है ऐसे, ये गैप काफ़ी कम आएगा तो रिक्तियाँ कम रहेंगी। और वही अगर टेढ़ा मेढ़ा रहे, मतलब ऐसे ऐसे रहे, ऐसे एग्रीगेट है ऐसे, तो इसमें रिक्तियाँ क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब गैप्स बड़े बड़े बनने लगते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रहे कि इनमें गैप्स जो होते हैं किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो राउंडेड में सबसे कम रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो होता है एंगुलर में उससे ज़्यादा रहेगा। और इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्यों, वो अभी वर्केबिलिटी पढ़ाते समय। अब फ्लैकी के बारे में उस टाइम बोल रहा था तो मैं आपको बताऊंगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त। फ्लैकी मतलब होता है ऐसे चपटा रहे, और इलोंगेटेड जो नीचे देखिए लिखा गया वो रहे कि ऐसे काफ़ी लंबा रहे। अब फ्लैकी इलोंगेटेड की परिभाषा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है। अगर आप एग्रीगेट को बनाते हैं तो या तो वो महीन एग्रीगेट होगा। अब मान लीजिए कि, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, कि एग्रीगेट आपने लिया तो उसमें आपकी गिट्टी जो होनी चाहिए ना लगभग बराबर माप की। जैसे मान लीजिए आपने गिट्टी कहीं से ख़रीदना है, तो आप देखेंगे जाके ना, तो उसको देखेंगे कुछ गिट्टियाँ ऐसे गोल हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं, कुछ ऐसे कोने कोने सबसे अच्छा एग्रीगेट वो कोनिकल वाला होता है। ऐसे ऐसे जो मतलब एंगुलर टाइप का होता है। जितने भी एंगुलर टाइप के ऐसे हैं वो सब अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना, इनके अंदर ये होता है, राउंडेड वाले इसलिए बेकार होते हैं
कि बिल्कुल गोल होने की वजह से ना इनसे कंक्रीट बनाएंगे तो बॉन्ड अच्छी नहीं बनती, इंटरलॉक नहीं होते हैं आपस में। मतलब इनसे बनी हुई कंक्रीट के सरक करके टूट जाने के चांस होते हैं, जबकि ये एक दूसरे को फंसाए रखते हैं, आपस में ग्रिप बनी रहती है। हम इसको ज़्यादा टेक्निकली इसलिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि दिक्कत होगी फिर। इंटरलॉकिंग बोलते हैं, जितना ही एंगुलर एग्रीगेट रहेगा उतना ही उसकी इंटरलॉकिंग बेटर होती है, ठीक है ना। तो एंगुलारिटी नंबर भी होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो एंगुलारिटी नंबर भी निकालने के लिए आता है। बस इतना जान लीजिए कि द मोर एंगुलरिटी द मोर स्टेबिलिटी, बस मतलब इतना रहता है कि जितना ही ज़्यादा एंगुलर रहेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा एग्रीगेट। अब यहाँ पर आगे देखिएगा ज़रा क्या हिसाब किताब है उसमें। अब देखिएगा, अब इनको फ्लैकी और एग्रीगेट और इलोंगेट संभाला कैसे गया, जब आप एग्रीगेट को जानते हैं कि किस साइज का है। देखिए एग्रीगेट अगर आप उठाएंगे कहीं पर तो कई साइज के एग्रीगेट उसी में बने होते हैं, कई साइज के एग्रीगेट उसी में बने होते हैं। तो आप करेंगे क्या फिर, कैसे पता करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो एक काम करिए, उसमें देखिए कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एवरेज साइज मतलब निकालिए पहले कि हमारा एग्रीगेट जो उसकी साइज क्या है। साइज मान लीजिए आपने एग्रीगेट को ऐसे चालनी से छाना और 20 की चालनी से 20 की चालनी से पूरा एग्रीगेट पास हो गया, और फिर 15 पर जा करके रुक जा रहा है। तो जो एग्रीगेट 20 से पास हो गए और जो जाके 15 पर क्या हुए, रुक गए, उनकी औसत साइज जब निकालेंगे एवरेज साइज, तो 15 प्लस 20 और बटा 2 करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.5, 17.5। ये उस एग्रीगेट की एवरेज साइज होगी। कोई एग्रीगेट जितना से जाता है और जितने पर रुक जाता है, उनके औसत को ही उस एग्रीगेट की एवरेज साइज कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका एवरेज साइज आ गया 17.5, एवरेज साइज कितना आ गया, 17.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इससे अगर कोई कोई गिट्टी की एवरेज साइज सपोज करिए ये है, ठीक है ना। आप इस ये उसमें कई पार्टिकल पाए जा रहे हैं। अब वो उसमें से कोई पार्टिकल ऐसा है जो काफ़ी पतला है ऐसे, लेकिन वो मतलब वो अंदर चला गया, गिट्टी 20 से पास हो गया और 15 पे रुक गया। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो औसत साइज है वो ऐसे घूम घाम के निकल गया हो, लेकिन वो वो है नहीं सही एग्रीगेट, ये बिल्कुल भी सही एग्रीगेट नहीं है। तो कैसे पता करें, तो फ्लैकी कब कहेंगे इसको, फ्लैकी मतलब इसको चपटा कब कहेंगे, जब ये औसत साइज के 3/5 से कम हो। औसत साइज का 3/5 लिया आपने, आया 10.5। अब अगर इसका मिनिमम साइज, ये वाली जो इसकी साइज है ना, इसकी जो मिनिमम साइज है, सपोज इसका मिनिमम साइज यही ना है, और ये मिनिमम साइज इसकी अगर 10.5 से कम है, तो आप इस एग्रीगेट को तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए कि ये काफ़ी पतला है ज़रूरत से। या फिर एवरेज साइज का 9/5 से अगर अधिक हो, 9/5 से अधिक हो, यानी अगर इसको आप समझें कि एवरेज साइज का 9/5 मतलब 17.5 का 9/5 करेंगे, आएगा 31.5 आएगा। अगर ये काफ़ी बड़ा ऐसे है और इसकी ये वाली साइज, यहाँ से यहाँ वाली साइज अगर 31.5 से क्या हो, ज़्यादा हो, तब भी आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब बहुत पतला हुआ जब, तब भी आपने रिजेक्ट किया, लंबा हो गया तब भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं कि इसको पत्रिल कहेंगे और इसको ये कहेंगे। देखिए लिखा है फ्लैकी एग्रीगेट क्या है, जब कण की न्यूनतम मोटाई उसकी औसत माप के 3/5 से कम हो तो उसे पत्रिल कहते हैं। और फिर उसके बाद इलोंगेटेड एग्रीगेट, यदि कण की लंबाई औसत माप के 9/5 गुना से अधिक हो तो उसे लंबोत्तरा कण कहते हैं। ये दोनों मिला करके कहीं पर गिट्टी लेने जा रहे हैं, टेस्ट किया जाता है इनको, ब्रिकेट टेस्ट इसमें, और टेस्ट खूंटियों से पास करा करा के देखा जाता है 1 kg के या 2 kg के सैंपल से। अगर उसमें 10 से 15% से ज़्यादा पार्टिकल ऐसे हैं जो या तो पत्रिल या तो इलोंगेटेड हैं, तो फिर उस मिलावे को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हम आपके यहाँ से गिट्टी नहीं लेंगे, आपके गिट्टी में ज़्यादातर पार्टिकल्स फ्लैकी या इलोंगेटेड हैं, इसलिए हम आपके यहाँ से गिट्टी नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे। अब एग्रीगेट को और आधार पर बांटा गया अकॉर्डिंग टू वेट। वेट क्या, वो देखिए ऊपर शेप ऑफ के आधार बांटा गया है। वेट के आधार पे जब बांटा गया एग्रीगेट को, तो कुछ हैवी एग्रीगेट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े, मतलब उनका वेट होता है, और कुछ लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं, तो इनके आधार पर बांटा गया। और सरफेस मॉइस्चर में देखिए लिखा यहाँ भी सही है बिल्कुल,
ऊपर गड़बड़ था। सरफेस मॉइस्चर में देखिए यहाँ पे सही लिखा है कि बोन ड्राई होगा जो पूरा एकदम सूखा रहता है, एयर ड्राइड मतलब जो पार्शियली वो रहता है, फिर उसके बाद संतृप्त परंतु सतह शुष्क, यही था आपका सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राइड। सैचुरेटेड मतलब इन मिलाओं के रंध्रों में पानी भरा रहता है परंतु ऊपरी सतह शुष्क होती है। जो मैं बोला था ऊपर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट, या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्रीगेट। गुड मतलब एक अच्छे मिलावे की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। अच्छे मिलावे का संगठन यानी टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। इनकी आकृति यानी आकृति मतलब शेप एंगुलर होना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप जान लीजिए ये एंगुलर होना चाहिए। इन कणों का आकार, आकार मतलब जैसा शेप साइज जो होती है वो महीन या मिलावा जो ज़रूरत हो उसके अनुसार होनी चाहिए। सतही गठन यानी होता है इनका सरफेस टेक्सचर, चिकना व कांचित मिलावा यानी ग्लासी एग्रीगेट बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, बताए हैं। और जबकि दानेदार या रफ अच्छा रहता है, रफ वाला अच्छा है, ग्लासी वाला अच्छा नहीं होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि कितना भारी कोई मिलावा है उसको इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। जितना ही कोई चीज़ भारी रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी उतनी ही हाई रहती है। इसके बारे में हाइड्रोलिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। आपका हाइड्रोलिक्स का दूसरा चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की यहाँ पर एग्रीगेट की दी गई है। एक स्थूल विशिष्ट गुरुत्व मतलब मिलावे का शुष्क भार, मतलब पूरे एग्रीगेट को तौल नहीं है, और उसके बाद मिलावे के रंध्रों सहित कुल आयतन पूरे मिलावे के आयतन से डिवाइड कर दिए तो इसको स्थूल बोलते हैं। जबकि आभासी में हम लोग मिलावे का शुष्क भार लेते हैं लेकिन मिलावे का रंध्रों रहित है, ये रहित कुल आयतन मतलब अगर एग्रीगेट ऐसे हैं, एग्रीगेट ऐसे हैं, किसी बर्तन में पूरा एग्रीगेट को हमने भर लिया, ऐसे किसी बर्तन में भर लिया, इसको तौल लिए, तौल करके इस पूरे बर्तन के आयतन से भाग दे दें तो वो जो आएगा वो आएगा इसका क्या बताइए, वो आएगा इसका ऊपर वाला यानी स्थूल विशिष्ट गुरुत्व। लेकिन बर्तन के आयतन से नहीं बल्कि केवल इन एग्रीगेट के आयतन से ही भाग दें, बर्तन का आयतन छोड़ दें तो उसको बोलते हैं आभासी विशिष्ट गुरुत्व यानी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझ में आ रही ना। उसके बाद बल्क डेंसिटी आता है, ये द्रव्यमान बटा घनत्व को बल्क डेंसिटी कहते हैं। शेप कैसा होना चाहिए, अच्छा अधिक होता है क्योंकि इसमें वाइट्स कम होते हैं, लेकिन इसमें पूरी बात नहीं लिखी है। पूरी बात यह है कि अधिक होता है लेकिन ये इतने अच्छे नहीं होते हैं गोल वाले, क्यों, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती है। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि ये अच्छे तरीके से बॉन्ड सीमेंट से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वैसे चिंता मत करिए, मैं इस नोट्स को सही करूँगा। मैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी नोट्स नहीं जा रही है, इसमें काफ़ी सारे जिसने भी लिखा है उसने सही से लिखा नहीं है इसको। एक्चुअली मैं लिखता नहीं हूँ, मैं हिंदी लिखे हुए मुझे अरसों निकल जाते हैं, मतलब हिंदी नहीं लिखा पाएगा तो हिंदी वाला किसी और से लिखवाना पड़ता है, तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग जो है इंग्लिश वाला जो है उसमें लिखा गया है वो सैंपल ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन अगर जो लोग हिंदी माध्यम के हैं चिंता मत करें, कोई ना कोई और रास्ता निकाल के मैं नोट्स और दूसरी बनवा करके आपको इसको दूंगा। किसी तरीके से बनवाता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने जैसी एक्सपेक्टेशन की है वैसी नोट्स ये बनी नहीं है। और कई बच्चे हमको यूट्यूब से भी मैसेज किए कि सर हम बना देंगे, हम बात यह है कि आप बनाएंगे तो फिर मुझे मैं चेक करूँगा एक एक वर्ड्स को, तो फिर टाइम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ज़्यादा समझ पाएंगे बजाय इस नोट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने के, ठीक है ना। और वैसे लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, चल जाएगी चीज़ें, लेकिन मतलब समझने में काफ़ी चीज़ें इसमें मिसमैच मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है आपका ग्रेडिंग। भली भांति ग्रेडिंग का मतलब होता है, देखिए ऊपर आप पढ़ क्या रहे थे, आप पढ़ रहे थे अच्छे मिलावे की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छी हो, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा हो, बल्क डेंसिटी अच्छा हो, उसका शेप गोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि गोल ये होता है, इसमें गोल कण नहीं होने चाहिए। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब होता है कि अगर आपने कहीं से एग्रीगेट उठाया है तो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल्स हैं, और कुछ उसी में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उनसे छोटे हैं, कुछ उनसे छोटे हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेडेड। ग्रेडेड मतलब होता है एग्रीगेट में छोटे बड़े सभी तरह के मिलाओं को मिलाना, जिस
इससे हो क्या कि वो एग्रीगेट जो है ना वो ऐसे पूरे रिक्तियों को भर डालें। मतलब ग्रेडिंग मतलब होता है बड़े से लेके छोटे माप के मिलावों को रखना, ताकि जो ग्रेड इस आपके पूरे हैं वो भर जाएं अच्छे तरीके से, ठीक है, गैप्स। तो देखिए भली प्रकार से श्रेणीकृत मिलावे रंध्रों की संख्या घट जाती है, तथा इसका स्थूल घनत्व तो बढ़ जाता है, मतलब डेंस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। अब कॉम्पैक्शन के बारे में बताया कि जो मिलावे होते हैं उनका कॉम्पैक्शन करने से उनकी रिक्तियाँ जो होती हैं ये कम हो जाती हैं, ये चीज़ें इसको। वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई मिलावा कितना जल अवशोषित करता है। मिलावे की जल अवशोषण कम से कम होनी चाहिए, जितना ज़्यादा वो पानी सोखता है बाद में वो इतना ही ज़्यादा जल्दी खराब भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बल्किंग ऑफ सैंड, इसको ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बल्किंग ऑफ सैंड क्या है? बालू जो होता है उसके अंदर एक गुण होता है दोस्त, यहाँ इसको पढ़ो मत, ये जो भी लिखा हो मेरी बात समझो ध्यान से। बालू के अंदर एक गुण होता है, बालू जब देखिए लिखा उसमें लिखा भी है कि महीन मिलावे में मुक्त जलांश की उपस्थिति, मतलब बालू में अगर हल्का फुल्का पानी पाया जाता है, देखते होगे, और पानी छिड़को बालू पे तो बालू के कण ऐसे फूल के बड़े बड़े दिखने लगते हैं, बड़े बड़े दिखने लगते हैं, साइज बहुत छोटी होती है, बड़े दिख जाते हैं, ये फूल जाते हैं बालू, और फूलने की वजह से बालू का आयतन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब 5 से 6% अगर बालू में नमी आ जाए तो उसका आयतन जो है वो 30 से 40% तक बढ़ जाता है। कैसे ये चीज़ होती है? बालू के जो पार्टिकल होते हैं ना उनके चारों तरफ ऐसे झिल्ली बन जाती है पानी की, लेकिन ये कम ही नमी पर बनती है, 5 से 6% पर ये बनेगा। अगर ये नमी बढ़ा के 12% से ज़्यादा कर दिया आपने तो वो झिल्ली क्या होगी, वो टूट जाएगी, और फिर से अपने जैसे बालू को अगर ग्लास के पानी में डाल देंगे ना तब वो उतना ज़्यादा नहीं फूलेगा, मतलब वहीं रहेगा, लेकिन अगर उस पर हल्का सा पानी छिड़क दीजिए तो वो फूल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है वो महीन एग्रीगेट में बालू में होती है, जिसके कारण बालू भरा। अब मान लीजिए आपको बोला गया कि एक कंक्रीट बनानी है, और कंक्रीट बनाने के लिए आप 1 2 4 का मसाला लीजिए, 1 2 4 आपको बोल दिया गया कि 1 सीमेंट 2 बालू और 4 गिट्टी। ध्यान रखना दोस्त, 2 बालू लोगे जब न तगाड़े में, अगर वो फूला हुआ है तो है असल में वो 1.5 ही है, लेकिन वो दिख आपको 2 रहा है। तो इसमें गलती कहाँ से हो जाती है? इसमें गलती यहाँ से होती है कि लेने में उसको कि उठाएं 2 तगाड़, और एक्चुअली वो फूल के 2 तगाड़ हुआ है वो 1.5 ही तगाड़। तो इसलिए कभी भी आयतन के अनुसार अगर मिला रहे हैं तो बालू को चेक करना जरूरी है क्या उसके अंदर बल्किंग है कि नहीं है। अगर है तो थोड़ा बढ़ा के लीजिए इस हिसाब से, जिससे उसको हमको प्रॉब्लम उसमें ना आए रेशियो मेंटेन करने में, ठीक है। कैसे करेंगे ये चीज़, पहले तो ये जान लीजिए कि बल्किंग जब करते हैं तो जो बालू की बल्किंग होती है वो किस टाइप से होती है। जितना ही महीन बालू रहेंगे उतना ही बल्किंग उसकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महीन बालू में कण ज़्यादा होते हैं, कण जितने ज़्यादा होंगे उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। मोटे बालू में बड़े बड़े कण रहेंगे लेकिन कम संख्या में रहेंगे, महीन बालू में छोटे छोटे कण ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि निकल बालू को अगर ऐसे हम इस ग्राफ पे देखें, ये सब ग्राफ उसमें बनाया नहीं गया है, अगर हम इधर वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और इधर हम इसका आयतन देखते हैं, तो जो मोटी बालू रहती है वो ऐसे जाती है, मतलब इस 5 से 6% पर यहाँ अगर जलांश 5% हो तो ये यहाँ तक इसका क्या गेन किया, वॉल्यूम गेन किया। लेकिन इसी 5% पर अगर महीन बालू रही है तो वो ऐसे जाएगी, मतलब वो ज़्यादा गेन कर लेगी, यहीं पर ज़्यादा गेन ऐसे कर लेगी क्या, आयतन। ये आयतन वाला ग्राफ है, ये वाटर कंटेंट डब्लू वाला ग्राफ है। तो महीन बालू का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि वो आयतन देखिए यहीं से दोनों चले थे, दोनों यहीं से चले थे, लेकिन एक उतना नहीं फूला क्योंकि मोटी बालू थी, और जो ज़्यादा फूल गई वो महीन बालू थी। बाद में फिर आयतन गिरता है, जब पानी 5% से बढ़ना शुरू करेगा ना 12% तक, तो ये फिर धीरे धीरे आयतन क्या होता है, गिरने लगता है, अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है। तो ये बालू का ऐसा होता है। तो कैसे पता करें, देखिए यहाँ पूरा सब लिखा गया है यहाँ पे डिटेल में, देखिए 5 से 6% होता है तो बालू 20 से 40% फूलता है, 12 से 20% पर बालू का आयतन शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। बालू को अगर जानना है कि कितना फूला हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा के लें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपली एक ग्लास ऐसे लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें आप चुपचाप जाके ऐसे बालू भर लीजिएगा, ऐसे पूरा बालू भर गया। अब बालू भरे तो उसकी हाइट आपने क्या कर ली, ऐसे मेजर कर ली एच, कि चलो भाई इसका एच। तो इस समय इस बालू का आयतन अगर इस जो आपने जार लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, तो इसमें भरी बालू का आयतन क्या होगा, ए गुणा एच होगा कि नहीं होगा।
A गुणा H होगा कि नहीं। अब मान लीजिए आप फिर से दूसरा उसी ग्लास में पानी, अभी तक तो बालू को सीधे लिए थे, अब उसी ग्लास में आपने बालू पूरा ऐसे भरा हुआ है और उसके साथ साथ आपने उसमें पानी क्या किया, भर दिया। जब पानी ऐसे डालेंगे इसके अंदर ना, तो तुरंत बालू का आयतन जो होगा वो तुरंत डाउन होगा। कैसे होगा, ध्यान रखिएगा क्या होने वाला हिसाब है। ये वाला है देखिए पहली बार, ये है आपका दूसरी बार। इसमें हिसाब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, हिसाब किताब क्या होगा। हिसाब ये होता है कि ये आपका पहले का आयतन है बालू का, सपोज बालू इसमें ऐसे था। अभी जब पानी भरेंगे तो बालू का आयतन तुरंत नहीं, ऊपर पानी रहेगा लेकिन यहाँ बालू के आयतन में कमी आ जाएगी। अगर ये मान लीजिए हाइट आपकी h है और चलिए h1 मान लिया इसको, और ये बाद की हाइट क्या है, वो पानी भरने के बाद की हाइट है h2। पानी भरने के भाई हाइट S2 है, S2 बाद का है। जब पानी भरे तो वो अपने मूल आयतन में वापस आ गया। पहले फूला हुआ था ज़्यादा कम पानी पे, लेकिन अब ज़्यादा पानी डालने पे वापस आ गया। तो ये बताइए इसका अब आयतन पूछें कितना फूला है, तो आप कहेंगे कि आयतन असल में उसका पहले इतना ही था, तो बढ़ा कितना, तो कहेंगे आप V1 माइनस V2 अब बाई वास्तविक आयतन क्या है V2 इंटू आपने 100 कर दिया, यही तो आप करेंगे। तो इससे आपका आयतन, लेकिन V1 में देखिए V1 को हर जगह A से मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो V को आप क्या लिख सकते हैं, A इंटू H1 लिख सकते हैं। अगर V1 को लिखना हो तो A इंटू H1 लिख सकते हैं। तो ये V1 में आपने लिखा A इंटू H1, V2 में भी A इंटू H2, फिर A इंटू H2। सब में से अगर A कॉमन निकाल के काट दिया जाए तो जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा क्या आपका, H1 माइनस H2 अपॉन H2 इंटू 100। ये असल में आयतन के फॉर्म है, लेकिन ए सबको निकाल के काट दिया गया है, तो असल में फार्मूला केवल हाइट के अनुसार आपका आ जाएगा। यदि बालू का स्थूलीकरण 15% है तो 1 घन मीटर बालू का आयतन नमी के कारण बढ़कर इतना हो जाएगा। अगर 15% फूल गया है तो जो 1 क्यूबिक मीटर बालू है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 1.15 क्यूबिक मीटर ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। फिर 15% आप बढ़ा के लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो इतना जान लीजिए कि एग्रीगेट में बालू का फूलना उलना ये सब आपको देखेंगे। अभी एग्रीगेट में और भी चीज़ें पढ़नी हम लोगों को, लेकिन अब वीडियो के अगले लेक्चर में हम लोग इन सब बारे में बात करेंगे। यहाँ डिलिटेरियस मटेरियल का मतलब होता है एग्रीगेट के अंदर पदार्थ होते हैं, इसको भी देख लीजिए लगे हाथ। क्षतिकर का मतलब होता है अगर एग्रीगेट में लौह, पायराइट, अभ्रक, कोयला, समुद्री घोंगे, सेल, ये सब ना एग्रीगेट में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो बाद में इसको नुकसान करते हैं, ठीक है ना। हानिकारक पदार्थों का कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी गई हैं। अब बाकी बात एग्रीगेट के टेस्ट के बारे में है, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।